morning students. Now this is the last session this chapter electrochemistry, and what are the objectives for the today's session. Today we are going to learn about the variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Means what happens when the electrolytes is diluted, how the conductivity and molar conductivity changes, and we will learn about molar conductivity at infinite dilution, and at the end we will study about Kulroff's law. So these are the main objectives for the today's session. And the last one, Kulroff's law, actually this law was given by Friedrich Wilhelm Georg Kulroff. उन्होंने स्टडी किया था, एक फिजिस्ट थे और स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, उनकी कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा ये सेशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात बच्चों, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट मिला रहे हो। ठीक है ना। सिंपली बाय मिक्सिंग मोर एंड मोर सॉल्वेंट। अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो बहुत ज़्यादा वाटर मिलाओगे, तो जब वाटर मिलाओगे तो फाइनली क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका लोअर वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम इतनी हाई हो गई, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर सॉल्यूशन क्या हो गया आपको, वो डिक्रीज कर गया। अब यहाँ इतने वॉल्यूम में आपको इतने सारे पार्टिकल्स थे। अब नाउ दीज मच पार्टिकल्स गेटिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ 350 ml। अगर ये वॉल्यूम का मेजरमेंट देखा जाए, इट शोज 350 ml एंड इट इज शोइंग 250 ml। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल कर सामने आता है क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए देखो C1B1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आपका सेम है। तो आफ्टर डाइल्यूशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सेम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सपोज करो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज दीज आर द 12 particles, 12 particles in 1 liter. Now what happens after diluting, सपोज करो ये 1 लीटर से 2 लीटर वॉल्यूम हो गया then what happens, 12 particles in now 2 liter, it means 6 particles per liter। तो बच्चों डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट आप देख रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर डिक्रीजेस। पर लीटर सॉल्यूशन क्या होगा, वो बच्चों डिक्रीज करेगा। यही आपको बड़ा इम्पैक्ट है पढ़ना है आगे। ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि डाइल्यूट करने से फाइनली कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज करता है। नाउ सी ऑन डाइल्यूशन क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो डाइल्यूशन करने से बच्चों देखो आपको कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है, सबसे पहली बात। ठीक है ना। क्यों क्योंकि जब आप डाइल्यूट करोगे तो आपको क्या होगा, डाइल्यूट करने पर आपको नंबर ऑफ आयंस जो है वो तो पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस जो थे उनके बारे में अगर देखिए, तो पहले जो था कि 1 लीटर में आपको जितने पार्टिकल्स थे, लेकिन अब नंबर ऑफ आयंस, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो, नाउ विथ डाइल्यूशन व्हाट हैपेंस, देखो डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर सॉल्यूशन जो है आपको डिक्रीज करता है, बट टोटल नंबर ऑफ आयंस तो सेम होगा। अब यहाँ पर बच्चों जब आपने डाइल्यूट किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम इंक्रीज करने से नाउ द आयंस आर गेटिंग सफिशिएंट स्पेस फॉर इट देयर मोबिलिटी, सो द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। और आपको मालूम है कि जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर मिलीलीटर में बच्चों नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गया, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस।
अब देखो मोलर कंडक्टिविटी की जब बात करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू बच्चों कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। तो फाइनली कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और कंडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर रहा है, बट कंसंट्रेशन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब डाइल्यूट करने से अगर आप इसको और ज़्यादा बाइफरकेट करके देखो तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं। लेमडा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय नंबर ऑफ मोल्स, और जो वॉल्यूम होगा ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम, अब यहाँ देखो दो फैक्टर है, कंडक्टिविटी और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है एंड theoretically no effect, but experimentally found that volume is more effective. Hence on dilution conductivity decreases but volume increases, therefore molar conductivity increases. और आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ये आपको 4 पॉइंट है बच्चों, अच्छे से याद रखना है कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। देखो क्यों होता है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मोलर कंडक्टिविटी की बात करिए, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि जरा आप सोचो, एक हाइपोथेटिकल मैं केस लेता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पर आपको एक तरफ मैं मोलर कंडक्टिविटी लिखता हूँ और एक तरफ मैं लिखता हूँ वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब सपोज करो वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है तो मोलर कंडक्टिविटी उस समय 0.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, ये यूनिट रहेगा। अब वॉल्यूम हमने 2 मिलीलीटर कर दिया, ठीक है। तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है, वॉल्यूम चूंकि बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, 0.21 हो गया। फिर आपने इसको 3 ml कर दिया, ये और बढ़ गया। फिर ऐसे करते करते आप मान लो 10 ml पे पहुंच जाते हो, और 10 ml पे जो इसकी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी बच्चों, वो 0.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। लेकिन अब 10 के बाद आपने 11 ml जैसे ही किया, आपने देखा कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 0.3 ही रहती है। 12 ml कर लो, अगेन इट इज 0.3। 14 ml कर लो, जितना भी चाहे वॉल्यूम चाहे जितना बढ़ा लो, चाहे जितना डाइल्यूट कर लो। नाउ दिस सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट अचीव्ड, and at this saturation point there is no further increase in molar conductivity। और इसको हम कहते हैं कि जब आपको कंडक्टेंस इस सिचुएशन में आ जाए तो कि अब फर्दर आप चाहे डाइल्यूट कितना करिए, देयर इज नो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब है फाइनली कंसंट्रेशन अब क्या हो गया है, जीरो कंसंट्रेशन हो गया है। तो जीरो कंसंट्रेशन हमारा मान लिया गया, क्यों? क्योंकि अब वो पॉइंट हमको मिल गया है जब हम वॉल्यूम को चाहे कितना भी बढ़ाए, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस है उनके नंबर्स अब और इंक्रीज नहीं होने। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे हम नॉट का साइन लगा देते हैं। अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का बच्चों मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड हो जाएगा और उस समय हम कहेंगे कि इसका जीरो कंसंट्रेशन हो गया है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इन्फिनाइट डाइल्यूशन के समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम नॉट से। ओके, तो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब डिवाई हक्केल लिमिटिंग लॉ क्या है, एक्चुअल में क्या है? डिवाई हक्केल और ऑनसागर, इन्होंने डिवाई हक्केल ऑनसागर दो लोगों अलग अलग टाइम पे 1926 में डिवाई हक्केल ने और 1927 में आपको ऑनसागर ने मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की किस प्रकार से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है उसके ऊपर एक
कर्व, एक ग्राफ ड्रॉ किया था और फिर फर्दर एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप उन्होंने दिया था। और वो ग्राफ पहले आप देख लो, वो ग्राफ क्या कहता है। उस ग्राफ कुछ ऐसा है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये है मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आप देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, ये आपको दिया है कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट में, अंडर रूट, यानी आपका जो ग्राफ होगा लाइक दिस, मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट सी, इसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप इधर से इस पॉइंट से ए से स्टार्ट करोगे, यानी कि ऑलरेडी देयर आर सम कंसंट्रेशन। अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, जब इसको डाइल्यूट करोगे तो बच्चों ये कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स नाउ द मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। और फाइनली फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो बच्चों कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और आपको एक इंटरसेप्ट मिल जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए। ये किस में होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक ग्राफ दिया गया था और उस ग्राफ में इस तरीके से दो कर्व थे और उसको ए और बी बताया गया और पूछा गया कि बताइए ए और बी इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर कैसा है। तो इफ यू आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कंसंट्रेशन देखो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और फाइनली इट अप्रोचेस टू द टच टू द वाई एक्सिस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखिए, जहां मैं डॉट बना रहा हूँ जस्ट बिलो 200, वहां वो टच करता है और ये आपको इंटरसेक्ट मिलता है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हाट हैपेंस, पहले तो धीरे धीरे घटता है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करो तो आप देखो कि लोअर कंसंट्रेशन पे बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन पर, अब यहाँ से आप देखिए इस पॉइंट के बाद ये कर्व अचानक से स्ट्रेट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। हालांकि आपको मोलर कंडक्टिविटी का वो प्रॉपर इंटरसेप्ट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मिला वैसा नहीं मिलेगा। बट व्हाट डज इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये है बच्चों कि अगर यहाँ से कर्व बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब है कि जब कंसंट्रेशन लोअर हो रहा है तो लोअर कंसंट्रेशन पर फाइनली आपको देखो तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होती है, स्टिप अप होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस ग्राफ को आप लोगों ने समझ लिया। देयर इज शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट राइजेज स्टिपली एट लो कंसंट्रेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया था। और फाइनली जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप उन्होंने दिया था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने कौन सा रिलेशनशिप आपको दिया। उन्होंने बताया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है, these two are related by the equation molar conductivity m is equal to molar conductivity naught minus a under root c। यहाँ पर बच्चों a क्या है, a कांस्टेंट है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। अब जो चार्ज है वो कैटायन पे कितना होगा, एनायन पे कितना होगा। तो ये आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो दिया गया था डी बाई हैकेल एंड ऑन सागर के द्वारा, विच रिलेट्स द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एंड द कंसंट्रेशन। अगर आप इसको को रिलेट करके देखो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे फिट बैठते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आपका यहाँ देखो लेमडा एम नॉट ओके माइनस ए रूट सी। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, y की जगह पे आप को रिलेट करोगे किससे, लेमडा एम से, x आपका क्या है, रूट सी है, m क्या है वो आपको a है, माइनस a है, और फाइनली c क्या है आपका, लेमडा नॉट m है। इट्स ओके। तो फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब आप ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करते हो, आप ड्रॉ करते हो लेमडा एम और c के बीच में, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी डू नॉट गेट स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर। तो जब आपको कहा जाए स्ट्रेट लाइन, आप कर्व ड्रॉ करिए
फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली लेमडा एम और रूट अंडर रूट सी के बीच में, तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे. बट वेन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इट शुड बी लाइक दिस. इसका मतलब है अप्रोचेस टुवर्ड्स द जीरो कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ये सबको समझ में आ गया. तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कुलरॉक्स लॉ, जिन्होंने क्या कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कहा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन. जो एनायन और कैटायन है उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को जोड़ दीजिए, उनकी जो कंडक्टिविटी है उसको आप जोड़ दीजिए. फाइनली आपको मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा किसके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का. जैसे इसको हम लेमडा एम एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डिनोट कर सकते हैं इज इक्वल टू वी प्लस का मतलब है बच्चों की कोएफिशिएंट, जो उसका बैलेंस इक्वेशन होगा उसमें नंबर कितना है, और ये लेमडा नॉट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लेमडा नॉट माइनस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, वी प्लस नंबर ऑफ कैटायन, वी माइनस नंबर ऑफ एनायन. इस फॉर्मूला से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे मान लो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपको एसिटिक एसिड की फाइंड करनी है, तो इसमें दो आयन बनेंगे. एक आयन बनेगा आपको CH3 COO माइनस एसिटेट आयन, दूसरा बनेगा हाइड्रोजन आयन. तो एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी कितनी है, हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी कितनी है, दोनों को सम कर दीजिए. फाइनली विल गेट द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड. इज इट क्लियर. इसको आप कैसे लिख सकते हैं. अब आपको अगर एसिटिक एसिड का डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया होगा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों. जैसे आपको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी पूछा जाए और आपको दिया जाए मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एस्टेट का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और NaCl का, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल फॉलो करना है. आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन देखना होगा कि विच टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ विच टू इलेक्ट्रोलाइट शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड so that we can finally get the ions for this one. आपको एसिटिक एसिड के जो आयंस हैं, एसिटेट और हाइड्रोजन आयन, वो किसको जोड़ने से और घटाने से मिलेंगे. सो ऑब्वियसली इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो यहाँ से आपको CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस मिलेगा. इसको जब आप स्प्लिट अप करोगे तो आपको हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस आयन मिलेगा, और इसको जब आप माइनस के साइन के साथ करेंगे तो Na प्लस माइनस Cl माइनस मिलेगा. जिट क्लियर. अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो Na प्लस इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, Cl माइनस इसको कट कर दीजिए. आपके ये दो आयंस मिल गए, जिनको जोड़ने से फाइनली आपको क्या मिलना है, एसिटिक एसिड मिलना है. ओके. तो इस तरीके से कुलरॉक्स लॉ में बच्चों, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कुलरॉक्स लॉ, that we can easily find out the limiting molar conductivity for the weak electrolytes if we have data about the limiting molar conductivity of strong electrolytes. Okay. अब एक लास्ट में आपका यहाँ कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन का वो क्या है, रेशियो है. ठीक है. अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम लोग, जैसे कोई आपको इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिटिंग हो रहा है, उस समय आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम के केस में देयर इज अ केस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. एग्जांपल ले लो, जैसे एसिटिक एसिड है, इट इज डिसोसिएटेड इनटू एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में टूट रहा है. अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे एसिटिक एसिड का बच्चों, तो ये कितना है, C. तो फाइनली एसिटिक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो एसिटेट आयन इट विल बी 0, हाइड्रोजन आयन इट विल बी 0. आफ्टर टाइम t, मान लो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो C से कितना कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, C अल्फा. अब ये जितना कंसंट्रेशन कम हुआ, C अल्फा कम हुआ, तो इसका मतलब एसिटेट आयन C अल्फा बनेगा और आपको हाइड्रोजन आयन C अल्फा बनेगा. अब इक्विलिब्रियम का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप लागू करो, तो Ka इज इक्वल टू जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है.
अब इसमें जो कंसंट्रेशन का जो इक्विलिब्रियम के टाइम में जो आपको कंसंट्रेशन है सी अल्फा इसको रख लिया। ठीक है, तो सी अल्फा डॉट सी अल्फा, नीचे में सी माइनस सी अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई सी कॉमन निकाल लो 1 माइनस अल्फा, फाइनली सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? यहाँ तक सही है। अब देखो अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू दी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन। तो जहाँ अल्फा है बच्चों वहाँ पे आप क्या रखोगे, लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, इसको रखिए। देन फाइनली यू विल गेट, आपको क्या मिल जाएगा जब आप इस तरीके से लेमडा एम और लेमडा नॉट की वैल्यू को रखेंगे तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ जो आपको दिखाई दे सके। इट यू विल गेट लेमडा एम, इसको आप कर लेना। देखिए यहाँ पे आपका ये इक्वेशन आ जाएगा, सी अल्फा, अल्फा की जगह हमने लिख दिया लेमडा एम स्क्वायर लेमडा नॉट एम स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा है तो नीचे में हमने 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा नॉट रख लिया। ओके, और इसके बाद हमने इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा और आगे कर लिया, एलसीएम में लेमडा नॉट ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जिट क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये फाइनली आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का आ गया। आप न्यूमेरिकल देख लीजिए क्योंकि इसी सेशन में हम न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00108 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे देखो 0.00 ये आपको पर लीटर एसिटिक एसिड जो दिया हुआ है ये एक्चुअल में क्या है आपको, ये आपको दिया हुआ है मोलैरिटी, यानी m की वैल्यू दी गई है 0.001028 मोल पर लीटर, और इसकी कंडक्टिविटी दी गई है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कप्पा की वैल्यू दी गई है 4.95 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी आपको Ka की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है, लेमडा, आपको बुक में एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ये वैल्यू दी गई है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अब आपको देखो यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। आपको मैंने अभी बताया कि पहले आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। कंडक्टिविटी और मोलैरिटी से बच्चों आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4.95 इंटू 10⁻⁵ जो आपकी कंडक्टिविटी है, इट इज़ डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। चूँकि सेंटीमीटर में है इसलिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ये आपका निकल गया मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, दूसरा स्टेप है, क्योंकि आपको Ka की वैल्यू के पास जाना है और Ka की वैल्यू के लिए आपको अल्फ़ा का नॉलेज होगा तभी आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया, देन K इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मोलर कंडक्टिविटी, सेकंड स्टेप में अल्फ़ा, और थर्ड स्टेप में बच्चों आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। इज इट क्लियर? एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं जहाँ देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिया गया है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, NaCl, HCl और NaAC सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तीनों की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है बच्चों। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। HAC का मतलब हो गया एसिटिक एसिड। तो सबसे पहला काम है एसिटिक एसिड के जो दो आयंस है CH3COO- और H+, ये दो आयंस आपको बाकी जो 3 सॉल्ट दिया है उससे निकालना है। तो देखो अगर HCl, ये देखिए इन दोनों को ऐड करिएगा तो HCl बनता है, ठीक है ना, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको Na सोडियम एसीटेट बनेगा। यानी HCl और सोडियम एसीटेट को ऐड किया और उसमें से NaCl को माइनस कर दिया।
देखिए क्या हो जाएगा, Na और Na कैंसिल हो जाएगा, Cl और Cl कैंसिल हो जाएगा, आपके बचेंगे कौन से दो आयन, ये दो आयन बचेंगे जो फाइनली आपको एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, अब HCl और NaC को ऐड किया तो HCl की वैल्यू इतनी है 4225.9, मोलर कंडक्टिविटी जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस सोडियम स्टेट की 91 है ओके, और NaCl की 126.4 है। तो दो को ऐड किया, एक माइनस कर दिया, निकल गया। बहुत आसान होता है ये फॉर्मूला, इस तरीके से निकालने का है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, ग्राफ ऑब्वियसली देख के आप बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है एंड इट इज़ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन 1 और बी देख लीजिए। और जब एक्स्ट्रा आप ले जाते हैं ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज करते हैं तो इट डज नॉट अप्रोचेस टू द जीरो। इसका मतलब है एट लो कंसंट्रेशन जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। Now these are the three more questions and I am just giving hint. Express the relation between conductivity and the molar conductivity of a solution. Obviously kappa is equal to, molar conductivity is equal to kappa by concentration, और 1000 भी आप लगा देते हैं। The resistance of a conductivity cell containing 0.01 kCl solution at 298 Kelvin is 1500 ओम। यानी बच्चों यहाँ पे R कितना दिया, 1500 ओम दिया है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट मालूम है, L/A पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और मोलरिटी कितनी दी गई है, मोलरिटी दी गई है 0.01 m। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको पहला तो सेल कांस्टेंट निकालना है, और आपको जो कंडक्टिविटी दी गई है वो कंडक्टिविटी कितनी दी गई है बच्चों, कंडक्टिविटी दी गई है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। मैं आपको क्वेश्चन में सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि पहले आप क्या करोगे। पहले तो बच्चों जो आपको निकालना सेल कांस्टेंट है, और सेल कांस्टेंट आप जानते हैं G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, L/A होता है। आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यानी अगर अपने को रो पता चल जाए, रो कैसे पता चलेगा बच्चों, तो देखिए कंडक्टिविटी दी गई है, आपको अच्छे से मालूम है कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो पहले यहाँ से ये पता कर लो, तो आपको ये जब वैल्यू पता चल जाए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ L/A। इट मीन्स यहाँ पर G रख दीजिए, यू हैव टू सॉल्व इट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ 0.024। जैसे ये यूनिट आपको दिखाई देता है, आप लिख लो कि मोलरिटी कितनी है 0.00241 m, और इसकी कंडक्टिविटी सीमेंस पर सेंटीमीटर। बच्चों ये कंडक्टिविटी की यूनिट है, यूनिट से पता करो कंडक्टिविटी कितनी दी गई है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बच्चों जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है एसिटिक एसिड का 390.5 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए बच्चों इसमें सबसे पहला काम है मोलर कंडक्टिविटी। फर्स्ट स्टेप आप लेमडा एम निकालिए, कंडक्टिविटी बाय मोलरिटी इंटू 1000 का फॉर्मूला से। जब आपको ये निकल जाए तो दूसरे स्टेप पे आप अल्फा निकालिए, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है। जब ये निकल जाए तो थर्ड स्टेप में डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे आप, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक बार फिर से आप समझ लो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इन सारे वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास बहुत क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। कंडक्टिविटी बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी मीन्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल।
एक मोल जो सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल है, उसकी जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब है जब आपको चाहे आप कितना भी डाइल्यूट कर लो, नाउ देयर इज नो इंक्रीज, आपको फाइनल लिमिट मिल गया, सेचुरेशन पॉइंट मिल गया, उसके बाद फर्दर जो है आप कंसंट्रेशन आपका लगभग जीरो हो चुका है, अप्रोचेस टू जीरो, देन दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इज इट क्लियर? आपको ये सब समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गए, कुछ हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। और कुलरॉक्स लॉ फाइनली जो है बच्चों, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो इंडिविजुअल आयंस होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होगी उसका सम कर लो। जैसे मैं बताऊं, अगर आपको मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है, मैग्नीशियम सल्फेट बच्चों अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मैग्नीशियम आयन की कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन की कंडक्टिविटी जो होगी दोनों को सम कर दोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgSO4 का निकल जाएगा। बट in case of weak electrolyte it is very applicable, because in the weak electrolyte, just we have seen the graph, it is not easy to extend the graph to the ओरिजिनल y एक्सिस, सो दैट हम वहाँ तक नहीं कर सकते। इसको प्लॉट जब करते हैं तो फाइनली पैरेलल हो जाता है, वो हमें इंटरसेप्ट मिलता नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में बाय नोइंग द डाटा ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन फाइंड द molar conductivity of any weak electrolyte in easy manner. So now today this chapter has been completed by me, and I hope all of you have got the concept. So once again, these are the questions from your NCERT book as a homework, and I hope you have to do it in your homework notebook. Okay बच्चों, so now thanks for watching, like and subscribe, और सारे वीडियोज़ मेरे जो है वो आपको मेरे ब्लॉग पर मिलेंगे, आप वहाँ से मेरे हर चैप्टर्स के वीडियो को देख सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।